इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका देव क्रिस्टल क्लियर एकेडमी में। आज हम ज्योग्राफी की पहली क्लास ले रहे हैं। ज्योग्राफी में आज हम इंट्रोडक्शन कराएंगे आपको टर्मिनोलॉजी से। ज्योग्राफी में जो जो टर्म्स यूज किए जाते हैं पहले आप टर्मिनोलॉजी समझ जाएंगे, इसके बाद हम ज्योग्राफी को बहुत इजीली, बहुत आसान तरीके से आपको समझा देंगे। सारी चीजें एक के बाद एक समझ में आने लगेंगी। ठीक है, मैप इसमें समझा देंगे। ज्योग्राफी पूरा मैप पे बेस्ड है। आपका मैप जो है, मैप आपके माइंड में बैठ जाएगा, तब आप अपना आसानी से जो है, ज्योग्राफी वैसे भी सबको पढ़नी चाहिए। और अगर आपके माइंड में मैप बैठ जाएगा तो आप कहीं भी जाते हैं, जैसे टूरिस्ट प्लेस पे जाएंगे आप, तब भी आपके दिमाग में एक मैप बैठा रहेगा कि हाँ हम फला जगह गए हैं, ये इस जगह के बारे में तो हमने पहले से ही पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम ज्योग्राफी की टर्मिनोलॉजी के बारे में बताएंगे। ज्योग्राफी की टर्मिनोलॉजी के बारे में सबसे पहले हम मैप को जानेंगे, क्या है मैप, फिर एटलस, फिर ग्लोब, फिर लैटिट्यूड, फिर लॉन्गिट्यूड, फिर जोन्स ऑफ द ग्लोब, फिर टोपोग्राफी के बारे में जानेंगे। फिर टोपोग्राफी के अंतर्गत आपका माउंटेन्स एंड हिल्स क्या होती हैं, वैलीज क्या हैं, ग्लेशियर्स क्या हैं, आइसबर्ग किसको कहते हैं, वोल्केनोज क्या हैं। इसके बाद और भी सारी चीजें हैं, जैसे गीजर्स हैं, बटे हैं, आपका प्लेट्यू है, आपका कैनाल्स है, चैनल है। ये सारी चीजें आपका जानेंगे आगे की वीडियोस में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मैप क्या है। मैप, मैप अंग्रेजी मैप, मैप का हिंदी अर्थ होता है मानचित्र। मानचित्र का अर्थ है माना हुआ चित्र, माना हुआ चित्र। मानचित्र का अर्थ है माना हुआ चित्र। लेकिन माना हुआ का मतलब ये नहीं है कि हम मान लें या आप मान लो, केवल हमारे आपके मानने से नहीं। ये एक मानक स्तर पर माना हुआ चित्र है, यानी कि ये एक मानक चित्र है। क्या है ये? मानक चित्र है। मानक चित्र है। मानक चित्र है किसका? किसका चित्र है मानक? ये मानक चित्र है किसी देश का, किसी आपका स्थलाकृति का, किसी नदी का, किसी झील का, या किसी आपका पूरे पृथ्वी के किसी भूभाग का। तो हम इसको, ये क्या है, लेकिन ये एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है। क्या है ये? सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है। आप सिंबल से ही दिखाओगे किसी पृथ्वी की किसी चीज को। अगर आपको मैप के माध्यम से दिखाना है तो आप उसको एक सिंबल के माध्यम से दिखाओगे। जैसे आपको अगर एक चित्र पे दिखाना है आपको कि पहाड़ कैसे है, तो उसका सिंबल कुछ अलग बनाओगे आप। अगर आपको नदी दिखानी है तो उसका सिंबल कुछ अलग बनाओगे आप। ठीक है ना? तो ये क्या है? एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है। मैप क्या है आपका? सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है। सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है ये। और ये सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन एक मानक चित्र के रूप में होता है। मानक चित्र के रूप में होता है जिसको पूरे वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे मान्यता प्राप्त होती है कि जो है आप हम ही अकेले नहीं मानेंगे, उसको पूरा वर्ल्ड मानेगा। जैसे अगर हम कोई नक्शा अगर ड्रॉ कर देंगे, मान लीजिए आप इंडिया का नक्शा ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आप इंडिया का नक्शा ड्रॉ कर रहे हैं, आप इंडिया का नक्शा ड्रॉ कर रहे हैं। मान लीजिए आप इंडिया का नक्शा अगर ड्रॉ कर रहे हैं, ये मान लीजिए आप इंडिया का नक्शा अगर ड्रॉ कर रहे हैं, तो आप अकेले ही इसको इंडिया नहीं कहेंगे, इसको पूरा वर्ल्ड इंडिया का नक्शा मानेगा। ठीक है, अगर इंडिया का ये नक्शा आप ड्रॉ कर दिए हो तो आपको ये पूरा वर्ल्ड, इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का नक्शा ऐसे ही माना जाएगा। अगर कोई कहे कि नहीं भैया हम तो नहीं मानेंगे इसको, हम इसको ऐसे कहेंगे कि नहीं इंडिया का नक्शा ऐसे है, तो ये नहीं माना जाएगा। इंटरनेशनल लेवल पे जो मानक चित्र है, इसका मानक चित्र है, मानचित्र, वो आपका मैप, वो यही कहलाएगा। ठीक है, तो मैप क्या है? मैप किसी चीज का सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है, आपका प्रतीकात्मक मानचित्रांकन है। मानचित्रांकन है जो इंटरनेशनल लेवल पर या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हो। फिर एटलस क्या है? मैप तो समझ लिए हम। फिर एटलस क्या है? इसी मैप की बुक को कहते हैं एटलस। ठीक है, एटलस क्या है? मैप की बुक है। मैप की बुक है। अच्छा, पहले हम एटलस पे चलने के पहले हम मैप की टाइप्स देख लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं एटलस पे। तो मैप की टाइप्स हम समझ लेते हैं, बेसिक टाइप्स, छोटी छोटी जानकारी हम समझेंगे, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। मैप जब भी बनाते हैं, मैप मेनली तीन तरह के बनाते हैं। तीन तरह के मैप्स बनाते हैं, 1, 2 और 3। पहला मैप होता है आपका फिजिकल मैप,
फिजिकल मैप, फिजिकल मैप। दूसरा होता है आपका पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल मैप। और तीसरा होता है आपका थीमेटिक मैप, थीमेटिक मैप। तो तीनों में अंतर क्या होता है, चलिए हम समझते हैं। फिजिकल मैप को भौतिक मानचित्र कहते हैं या प्राकृतिक मानचित्र कहते हैं। पॉलिटिकल मैप को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं और थीमेटिक मैप को आपका थीम से रिलेटेड मानचित्र कहते हैं, थीम आधारित जो है मानचित्र कहते हैं। फिजिकल मैप में फिजिकल फीचर्स, किसी स्थान के फिजिकल फीचर्स दिखाए जाते हैं। फिजिकल फीचर्स में जैसे आपका वहां के पहाड़ दिखाई देगी, इसमें बाउंड्री वगैरह कुछ नहीं दिखाई जाएगी। जैसे आपका इंडिया, अगर हम ऐसे अगर आपका इंडिया बना दें, ये देखिए मान लीजिए आपका ये इंडिया है, ठीक है, ये आपका मान लीजिए एक रफ डायग्राम है इंडिया का, ठीक है, ये है मान लीजिए रफ आपका डायग्राम एक इंडिया का बन गया, ये ठीक है ना, समझ रहे हो। ठीक है ना। अगर मान लीजिए इंडिया का एक रफ डायग्राम है, फिजिकल मैप में क्या आएगा, फिजिकल मैप में आपका इसमें पहाड़ दिखाए जाएंगे, ठीक है, बड़े बड़े पहाड़ इसमें जो रहेंगे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे कोई पहाड़ है, फिर यहाँ पे कोई पहाड़ है, यहाँ पे कोई पहाड़ है, ठीक है, तो इसका एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। तो ये फिजिकल मैप के अंतर्गत है। पॉलिटिकल मैप में क्या होगा, पॉलिटिकल मैप में आपका बाउंड्रीज दिखाई जाएंगी। जैसे बाउंड्रीज का मतलब क्या है, जैसे आपका यहाँ पे ये है, आपका ये वाला एरिया आपका गुजरात है, ठीक है, फिर आपका ये वाला एरिया आपका मान लीजिए ये वाला एरिया आपका गुजरात है, फिर ये वाला आपका एरिया महाराष्ट्र है, फिर ये गोवा है, फिर आपका ये केरल है, फिर ये इधर आपका तमिलनाडु है, ठीक है, ये आपका कर्नाटका है, ठीक है, ये वाला कर्नाटका है मान लीजिए। तो इस तरह से जो एरिया रहेंगे बाउंड्रीज सहित जब दिखाई जाएंगी तो आपका पॉलिटिकल मैप रहेगा, राजनीतिक मानचित्र रहेगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है फिजिकल मैप, किसके लिए, ज्योग्राफी के, जो ज्योग्राफी के जानकार होते हैं, भूगोलवेत्ता जो होते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है फिजिकल मैप। लेकिन हम आम लोग जो होते हैं, पब्लिक जो होती है, जिसको भूगोल को जानने के बारे में दिलचस्पी कम लेकिन घूमने में ज्यादा दिलचस्पी है, उसको आपका पॉलिटिकल मैप के बारे में ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। जैसे हम दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली जाने पे हमको ये पता होना चाहिए कनॉट प्लेस कहाँ पे, ठीक है, तो हम पॉलिटिकल मैप में उसको जानते रहेंगे कनॉट प्लेस कहाँ पे है, ठीक है, करोल बाग कहाँ पे है आपका, तो हम मुंबई जाते हैं जैसे कि जुहू बीच कहाँ पे है, तो ये सब आपका पॉलिटिकल मैप पे आसानी से दिखेगा, ठीक है ना। थीमेटिक मैप क्या है, थीमेटिक मैप है आपका एक विशेष थीम पर आधारित मैप। जब हम किसी विशेष थीम पर आधारित मैप बनाते हैं तो उसको थीमेटिक मैप कहते हैं। जैसे हम आप मोबाइल में थीम चेंज करते हैं, पता लगता है कि एक विशेष थीम लगा देते हैं, नेचर की थीम कभी लगा दिए, कभी आपका फिल्म की थीम लगा दिए, कभी आपका बॉलीवुड की थीम लगा दिए, कभी हॉलीवुड की थीम लगा दिए, कभी आपका जो है पेट की थीम लगा दिए। तो अलग अलग थीम के अकॉर्डिंग जो है आपका अगर मैपिंग करी जाती है तो उसको थीमेटिक मैप कहते हैं। जैसे भूगोल में कैसे थीमेटिक मैप बनाए जाते हैं, तो भूगोल में अगर जैसे आपका हम कहें आपका कि इसमें आपको इंडिया में रोड लाइंस दिखानी है, रोड लाइंस, रेलवे लाइंस दिखानी है, रोड मैप दिखाने हैं, रोड मैप दिखाने हैं आपको, रेलवे लाइंस दिखानी है, रेलवे लाइंस दिखानी है, ठीक है, रेलवे लाइंस दिखानी है, या क्रॉप पैटर्न दिखाना है आपको, कहीं का क्रॉप पैटर्न दिखाना है, कहीं का कहीं एक स्थान विशेष का। तो ये सब आपका क्या होगा, एक थीमेटिक, थीमेटिक जो है मैप बनाया जाएगा इसका, ठीक है। क्या आपको रोड दिखाना है तो ये ऐसे गया है, यहाँ से ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया है, ठीक है, तो आपको ये एक पैटर्न रोड मैप जो रहेगा या रेलवे लाइंस के मैप जो रहेंगे, क्रॉप का पैटर्न जो रहेगा, ये आपके थीमेटिक मैप के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना, समझ में आया। तो फिजिकल मैप क्या हो गया, जिसमें फिजिकल फीचर्स के बारे में, माउंटेन्स, हिल्स, रिवर्स, लेक्स आदि के बारे में। पॉलिटिकल मैप बाउंड्रीज के बारे में, स्टेट्स के बारे में, उनकी सिटीज के बारे में उनकी चर्चा रहेगी। तो पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप वहां पे यूज किया जाएगा जहां उसके विशेष किसी चीज के बारे में अगर दर्शाना रहेगा तो उसके जगह पे थीमेटिक मैप यूज किया जाएगा। जैसे रोड मैप है, रेलवे लाइंस है, क्रॉप पैटर्न है, रिसोर्सेज अगर दिखाने हैं आपको, मिनरल रिसोर्सेज है, आपका इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज है, जो भी रिसोर्सेज दिखाने हैं आपको, तो उसके लिए हम आपका थीमेटिक रिसोर्सेज यूज करेंगे। क्लाइमेटिक मैप जो होते हैं वो भी आपका इसी के अंतर्गत आते हैं, थीमेटिक मैप के अंतर्गत। आपका कैडेस्ट्रल मैप एक होता है, वो भी आपका इसी थीमेटिक मैप के अंतर्गत आता है। जैसे प्रॉपर्टी डीलर वगैरह, आप अपने घर का नक्शा बनवाते हो, ठीक है,
घर का नक्शा बनाते हैं, जो इंजीनियर आर्किटेक्ट बना के देता है, वो भी आपका इसी के अंतर्गत आता है, थीमेटिक मैप के अंतर्गत। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं आपका थीमेटिक मैप के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एटलस पे आते हैं। एटलस क्या चीज है? मैंने बताया, एक छोटा सा ओवरव्यू दिया था अभी मैंने आपको कि एटलस जो है, एटलस जो है आपका, एटलस एक ग्रीक के देवता थे। ग्रीक मतलब यूनान, यूनान के देवता थे एक एटलस। और कहा जाता है कि इनको एक श्राप मिला था, जिसके कारण जो है ये अपना हिवेन का भार यानी पूरे पृथ्वी का भार अपने सर पर उठाए हैं। ऐसे एटलस की साइकिल में बुढ़ा झुका हुआ रहता है और वो जो है अपने सर पे पूरी पृथ्वी को ढोए रहता है। उसी एटलस देवता के नाम पे जो है इस एटलस बुक का नाम पड़ा है एटलस। और इस पे जो है आपका ये इस बुक में बहुत सारे मैप्स भरे होते हैं। एटलस की बुक आपको दिखाते हैं हम, ये ऐसे बुक होती है और इसमें ढेर सारे मैप ऐसे बने होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मैप बने होते हैं। ये पॉलिटिकल रहता है, उसमें आपका क्लाइमेट के मैप होते हैं, जलवायु रहती है, प्राकृतिक वनस्पतियां रहती है, क्रॉप पैटर्न रहता है, वर्षा वगैरह रहती है। तो ये मैप की जो बुक होती है इसी को एटलस बोला जाता है, इसी को एटलस। बेस्ट एटलस जो होता है ऑक्सफोर्ड का है। स्कूल एटलस ज्यादा बेटर होता है, स्टूडेंट एटलस भी अच्छा होता है, लेकिन स्कूल एटलस ज्यादा बेटर माना जाता है, वो समझने में आसान होता है थोड़ा सा। ठीक है, तो आप लोग भी स्कूल एटलस ले लीजिएगा, लेटेस्ट वाला, सस्ता भी पड़ता है थोड़ा सा, तो उसको ले लीजिएगा। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे तीसरे बिंदु पर, जो है ग्लोब। ग्लोब क्या होता है? संपूर्ण पृथ्वी को हम ग्लोब मानते हैं। ठीक है, ग्लोब पर, हमारे ग्लोब पर ही सारे देश, जितने भी देश हैं हमारे ग्लोब पर अवस्थित हैं। ग्लोब पर ही हमारा आपका जितने सागर हैं वो अवस्थित हैं, महासागर हैं वो अवस्थित हैं। ग्लोब आपको अगर हम एक प्रारूप में दिखाना चाहे, मॉडल के रूप में, तो ये ग्लोब है आपका। इस पे आपको पृथ्वी जो दिख रही है टेढ़ी मेढ़ी झुकी सी दिख रही है। क्यों झुकी क्यों है? क्योंकि पृथ्वी वास्तव में 23.5 डिग्री जो है अपने अक्षांश पर, अपनी दूरी पर झुकी हुई है, और अपनी दूरी पर ही ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। देख रहे हो, चारों ओर ये चक्कर लगाती है सूर्य के चारों ओर। और ये दूरी पर ही नहीं घूमती है, सूर्य के चारों ओर ऐसे ऐसे भी घूमती है, ऐसे ऐसे भी घूमती है, ऐसे ऐसे भी घूमती है। ठीक है ना, ऐसे ऐसे भी घूमती है। ठीक है, जब ये अपने दूरी पर घूमती है तो उससे दिन और रात होते हैं, और जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उससे जो है आपका मौसम परिवर्तन होता है। वो हम आगे पढ़ाएंगे जब क्लाइमेट पढ़ाएंगे तब। ठीक है, अच्छा, ग्लोब के बारे में, ग्लोब के बारे में हम चलो आगे बताते हैं, थोड़ा सा ग्लोब के बारे में आगे बताते हैं। यह है आपका ग्लोब, ये है आपका ग्लोब। ठीक है, देखो पूरे ग्लोब को दो भागों में बांटा गया। ये ग्लोब पर, पूरे ग्लोब पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई। चलिए थोड़ा सा भूगोल पढ़ा रहे हैं, भूगोल की भाषा में ही बात करते हैं। ठीक है, पूरे ग्लोब को समझने के लिए भूगोलवेत्ताओं ने, ज्योग्राफी के जो जानकार थे, उन्होंने कुछ काल्पनिक रेखाएं खींच दी ताकि हम पूरे ग्लोब के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकें। ठीक है, तो ये जो काल्पनिक रेखाएं थी, इन्होंने ग्लोब को समझने के लिए अलग अलग रेखाओं को अलग अलग नाम दे दिया भूगोलवेत्ताओं ने, जिनको आगे चलकर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का नाम दिया गया। ठीक है, तो सबसे इधर पहले बीचों बीच से एक रेखा खींची गई, इसको भूमध्य रेखा बोला गया। इसको बोला गया भूमध्य रेखा। पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा खींची गई, इसको बोला गया भूमध्य रेखा। लेकिन देखो, पृथ्वी का मतलब है भू, मध्य का मतलब है बीच, और रेखा का मतलब रेखा। पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा गई उसको भूमध्य रेखा कहा गया। लेकिन चूंकि हम हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, हम भूगोल पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी की लैंग्वेज में हम पढ़ेंगे, तो भूमध्य रेखा न कह के इसको कहते हैं हम विषुवत रेखा। क्या कहेंगे? विषुवत रेखा, विषुवत रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? विषुवत रेखा। और इसको 0 डिग्री मानते हैं। ठीक है, ये 0 डिग्री पे मानते हैं। क्योंकि मानते हैं इसलिए क्योंकि ये काल्पनिक रेखा है। हमने बताया पृथ्वी पर कोई दौड़ के रेखा नहीं खींच रहा है, कि लाइन खींच रहा है। लाइन खींचेगा तो भाई कोई चल के उसको मिटा देगा, तो इसलिए जो है लाइन नहीं खींची गई इस पे। ठीक है, तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पृथ्वी के बीचों बीच से जाती है और पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है।
देखो टू डायमेंशनल फिगर में आप अगर जब भी पढ़ते हैं तो इसको ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्थ और नीचे वाले को बोलते हैं साउथ। ठीक है, ऊपर वाले को नॉर्थ यानी उत्तर और नीचे वाले को साउथ यानी दक्षिण बोलते हैं। फिर इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं पूर्व यानी आपका ईस्ट, और इसको बोलते हैं पश्चिम यानी आपका वेस्ट। ठीक है, अब आप बताइए कि इसके इस लाइन के ऊपर की साइड क्या होगा, उत्तर होगा। तो यहाँ पे जो चीज पड़ेगी ये एक्सट्रीम नॉर्थ होगा और ये आपका एक्सट्रीम साउथ होगा, ये आपका एक्सट्रीम ईस्ट होगा, ये आपका एक्सट्रीम वेस्ट होगा। क्या होगा, एक्सट्रीम वेस्ट। ठीक है ना, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। ये भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ, 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ भी, 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ भी दो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। इनका अलग अलग नाम है। इधर की लाइन को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इधर की लाइन को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसको हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा, और इसको हिंदी में बोलते हैं मकर रेखा, इसको बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, कहानी आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, इसके और ऊपर चलते हैं। ठीक है, इसके और ऊपर चलते हैं, देखते हैं इसके ऊपर और क्या रहेगा। इसके और ऊपर चलते हैं, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आपकी एक लाइन रहेगी, ये इसको बोलते हैं 66.5 डिग्री अक्षांश, 66.5 डिग्री नॉर्थ। इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक वृत्त, इसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। और इसी के जस्ट अपोजिट इधर जो है आपका 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री रहेगा, जो 66.5 डिग्री साउथ, इसको बोलते हैं एंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त कहेंगे इसको। ठीक है, और सबसे ऊपर एक्सट्रीम नॉर्थ या एक्सट्रीम साउथ पे जो पोजीशन होती है इसको बोलते हैं आपका 90 डिग्री, इसको बोलते हैं आपका 90 डिग्री, इसको बोलते हैं आपका 90 डिग्री, इसको बोलते हैं आपका नॉर्थ पोल और इसको बोलते हैं आपका साउथ पोल। अच्छा ध्यान दीजिए, ये जो बड़ी बड़ी लाइनें हमने खींच दिया इनको कहते क्या है, तो इसको ये बड़ी बड़ी लाइनें जो हैं इनको बोलते हैं लैटिट्यूड, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड का मतलब लेटी हुई लाइनें, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइनें, लैटिट्यूड है, हिंदी में इनको बोलते हैं अक्षांश, इनको बोलते हैं अक्षांश। फिर हम कहेंगे लैटिट्यूड तो समझ में आ गया सर, अब देशांतर रेखाएं क्या होती है, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, पहले हम इसी को क्लियर कर लेते हैं उसके बाद बताते हैं। ठीक है, आर्कटिक वृत्त क्या है, आर्कटिक वृत्त वो है वो लाइन जो 66.5 डिग्री पर खींची गई है नॉर्थ में, उसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। जो 66.5 डिग्री साउथ में है उसको बोलते हैं एंटार्कटिक वृत्त। मकर रेखा क्या है, जो 23.5 डिग्री साउथ में है उसको मकर रेखा, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में है उसको कर्क रेखा कहते हैं। समझ में आई बात, सबको क्लियर है? चलिए ठीक है, ठीक है, अब हम बताते हैं आपको देशांतर रेखाएं। ठीक है, इतना क्लियर है ना। अच्छा एक चीज और बता दें आगे बढ़ने के पहले, लैटिट्यूडनल लाइंस जो होती हैं ये आपका पूरे ग्लोब को बराबर वृत्तों में काटती है और ये पैरेलल होती है। लैटिट्यूडनल लाइंस आर पैरेलल, लैटिट्यूडनल लाइंस आर पैरेलल, लैटिट्यूडनल लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल, पैरेलल। ठीक है, लैटिट्यूडनल लाइंस जो होती हैं वो सभी पैरेलल होती हैं। कैसे होती हैं? पैरेलल होती है। और इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या जानते हो आप लोग, लैटिट्यूडनल लाइंस
आर 179 इन नंबर, 179 इन नंबर। आप कह दीजिए सर 179 कैसे होंगी, क्योंकि 90 यहाँ है, 90 यहाँ है, तो 90 90 180 हो जाना चाहिए ना, हो जाना चाहिए। बिल्कुल हम भी कहते हैं, हम तो कहते हैं 181 हो जानी चाहिए इसको, लेकिन नहीं होती। क्यों नहीं होती? देखो ये जो 90 अंश वाली रहेगी और ये जो 90 अंश वाली रहेगी, ये दोनों पॉइंट हैं, ये वृत्त नहीं बनाते हैं, ये वृत्त नहीं बनाते हैं, ये पॉइंट है। तो ये जो ये वाली रेखा रहेगी, इसके पहले बाद वाली रेखा, उसी में ये काउंट हो जाती है, और ये वाली जो रहेगी इसमें काउंट हो जाएगी। इसीलिए ये दो रेखाएं जो दो बिंदु जो है एक रेखा में काउंट हो जाते हैं, तो इसीलिए एक रेखा कम हो जाती है 180 में, और 179 रेखाएं ही होती हैं। तो लैटिट्यूडनल लाइंस आर 179 इन नंबर। कितनी रहती है? 179 इन नंबर। ठीक है, क्लियर है ना? चलो बिठाते हैं इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो याद रहेगा हमेशा। ठीक है, चलिए अब बताते हैं हम आपको लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड के बारे में बताते हैं अब आपको। ये तो हो गई अक्षांश रेखाएं, अब आपको बताएंगे हम देशांतर रेखाओं के बारे में। ठीक है, जो आपका लैटिट्यूडनल लाइंस हैं उनके अपोजिट जो आपकी लॉन्गिट्यूड होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस जो होती हैं वो आपकी छल्ले के रूप में होती हैं। कैसे होती हैं? छल्ले के रूप में। ये छल्ले के रूप में होती है। ये आपको एकदम पैरेलल नहीं मिलेगी, ये रेखाएं आपकी पैरेलल नहीं होती, ये पैरेलल आपकी नहीं होती, ये रेखाएं पैरेलल नहीं होती। अब यहाँ पे अगर आपका सेंटर है तो अब देखिए ये सेंटर, अभी हम आपको बताएंगे कि इसका कोण कैसे मापा जाता है, इसको भी अभी हम दिखाएंगे, हम प्रैक्टिकली दिखाएंगे इसको। लॉन्गिट्यूड क्या होता है? ये लॉन्गिट्यूड है, मान लीजिए कोई देश यहाँ पे है, फिर कोई देश यहाँ पे है, फिर कोई देश यहाँ पे है, तो इनके बीच में जो अंतर है उसी को बोलते हैं, इसीलिए देश का अंतर होता है देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं हमेशा पोल से पोल पर खींची जाती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच में खींची जाएंगी। ये देशांतर रेखाएं दोनों पोल को मिलाने वाली रेखाएं हैं वास्तव में। ठीक है, तो जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती हैं वो देशांतर रेखाएं होती हैं। कैसे? देखिए हम आपको प्रैक्टिकली बता रहे हैं। जैसे आपका ये ग्लोब है तो ग्लोब के ऐसे रहेंगी, ये देशांतर रेखाएं हैं, ये देशांतर रेखाएं ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, कैसे? देखिए हम एक फिगर बना दे रहे हैं दूसरा। ठीक है, ये है जैसे ऐसे, ये है जैसे, ठीक है, समझ रहे हो ना? ये आपका छल्ले के रूप में पूरे ग्लोब पे फैली रहेंगी, पूरे ग्लोब पर, और सारी देशांतर रेखाएं एक दूसरे के बराबर रहेंगी, छोटी बड़ी नहीं रहेंगी, जबकि सारी लैटिट्यूडनल लाइंस एक दूसरे के बराबर नहीं रहती हैं। ठीक है, सारी वो बराबर रहती हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये लैटिट्यूडनल लाइंस हो गई। फिर टाइम जो देशांतर रेखा है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है हम उसको खींच लेते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम को खींच लेते हैं। ये है आपकी ग्रीनविच मीन टाइम, इसको 0 डिग्री बोलते हैं। कितना बोलते हैं? 0 डिग्री। ये आपका इंग्लैंड के शहर लंदन के ग्रीनविच शहर से जाती है। ठीक है, ग्रीनविच शहर से 0 डिग्री, 0 डिग्री। अच्छा, जो आपकी देशांतर रेखाएं होती हैं इनकी जो दूरी अधिकतम होती है वो 111.3 किलोमीटर होती है, 111.3 किलोमीटर होती है। ठीक है, और जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, 111 किलोमीटर होती है। लेकिन देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है 111.3 किलोमीटर, ये अधिकतम होती है, जो ध्रुवों पर एकदम न्यूनतम होती है, ध्रुवों पर एकदम शून्य हो जाती है। ठीक है, ध्रुवों पर पहुंचते पहुंचते एकदम शून्य हो जाती है, क्योंकि सारी रेखाएं जाकर, सारी रेखाएं देशांतर रेखाएं
सारी ध्रुवों पर जाकर मिल जाती है, एक पॉइंट के रूप में मिल जाती हैं, इसलिए यहाँ पर इनके बीच की दूरी 0 हो जाती है। ठीक है, समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। लॉन्गिट्यूड हो गया आपका, 0 डिग्री क्या है? ये मानक तिथि रेखा है। यहीं से आपका आगे जब बढ़ेंगे तो ये दो देशांतर रेखाओं के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है। 4 मिनट समय बढ़ता है, 4 मिनट का समय बढ़ जाता है, 4 मिनट का 4 मिनट का समय बढ़ता जाता है। ठीक है, अब चलिए हम आगे बात करेंगे जोन्स ऑफ द अर्थ, जोन्स ऑफ द ग्लोब, ग्लोब या अर्थ। ठीक है, जोन्स क्या क्या हैं, इसको कैसे कैसे बांटा गया है, किन किन जोन्स में, इसमें कौन कौन से जोन है। जो 23.5 डिग्री है आपका नॉर्थ है, ये 66 डिग्री नॉर्थ है, ये 23.5 डिग्री साउथ है, ये 66 डिग्री साउथ है। इसका मतलब क्या है, ये क्यों ऐसे काल्पनिक रेखाएं खींची गई, इनका क्या मतलब है, चलिए आगे हम चर्चा करते हैं। ठीक है, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मिटा दें, ओके। अब हम देखते हैं जोन्स ऑफ द ग्लोब, जोन्स ऑन द ग्लोब। ग्लोब पर जो जोन है, जोन के बारे में हम देखते हैं कि जोन कौन कौन से हैं। ठीक है, हम पहले आपका ग्लोब खींच लेते हैं। ये है आपका ग्लोब, ये है आपका ग्लोब। ठीक है, ये है आपका ग्लोब। ठीक है, ये आपकी विषुवत रेखा हो जाएगी। इसके बाद ये वाली रेखा कौन सी होगी बताइए आप लोग? ये वाली कर्क रेखा, तिरछी जा रही क्या, बता नहीं पा रहे हो आप लोग? ये आपकी मकर रेखा, मकर रेखा, मकर रेखा, ये कर्क रेखा आपकी, इसको बोलते हैं क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके ऊपर आपका खींचेंगे हम 66.5 डिग्री। कौन सी खींचेंगे? 66.5 डिग्री नॉर्थ, और इधर कौन सी रहेगी? 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है, ये आपका है कितना? 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये आपका 23.5 डिग्री साउथ। ये कितनी है आपकी? 0 डिग्री। ये कौन सी लाइन है आपकी? इक्वेटर। कौन सी है? इक्वेटर या विषुवत रेखा। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं बताइए आप लोग? आर्कटिक वृत्त। अंग्रेजी में हम लिख रहे हैं आर्कटिक सर्कल। क्या बोलते हैं? आर्कटिक सर्कल। और इसको क्या बोलते हैं? एंटार्कटिक सर्कल, एंटार्कटिक सर्कल। क्या बोलते हैं? एंटार्कटिक सर्कल। यहाँ पे क्या होता है आपका? यहाँ पे होता है आपका साउथ पोल, साउथ पोल, और यहाँ पे होता है आपका नॉर्थ पोल। ये कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। ये कितना डिग्री होता है? ये भी 90 डिग्री। ठीक है ना? चलिए देखते हैं जोन्स क्या होते हैं। जोन्स, अब ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है और ये 23.5 डिग्री साउथ है, इसके बीच में क्या पड़ता है? ये देखो इक्वेटर है। इक्वेटर क्या है? इक्वेटर, इक्वेटर एक ऐसी रेखा है जिसने पूरे ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांट दिया है। ठीक है, इसके इस तरफ आधा हो गया, इसके इस तरफ आधा हो गया। ठीक है, तो इसके इस तरफ वाले भाग को उत्तर में है ये। चूंकि देखो हमने बताया कि आपका जब हम 2D फिगर में देखते हैं तो ऊपर की साइड नॉर्थ, नीचे की साइड साउथ, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। ठीक है, तो आपका ये वाला एरिया जो रहेगा, ये जो कि उत्तर में है, पूरा ये गोला, पृथ्वी एक गोला की तरह है, तो उत्तर की तरफ गोला जो है उत्तरी गोलार्ध, आधा गोला है ना, आधे से चूंकि काटा है तो उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे इसको, उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और इसको क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध या साउदर्न हेमिस्फीयर। दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर।
अब इसके बाद और कैसे बढ़ते हैं, अब देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अब आपका यहां से जब हम चलेंगे पृथ्वी के सेंटर से चलेंगे तो इससे जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहां से जब 23.5 डिग्री तक जाएंगे तो इस जोन पे आप ध्यान दीजिए कि ये जो सूरज है, ध्यान दीजिए ये जो सूरज है, ये सूरज है, ये सूर्य देवता जो है आपके, ये आपके सूरज महोदय इधर चमकेंगे पृथ्वी पर, ये पृथ्वी है, ये ग्लोब है आपका, जब सूर्य महोदय ऐसे चमकेंगे तो ये जो एरिया है आपका ये वाला हीट होता रहेगा, ये वाला बीच वाला एरिया हीट होता रहेगा, हमेशा यही वाला एरिया सामने पड़ेगा, इधर भी तिरछी जाएंगी किरणें और इधर भी तिरछी जाएंगी किरणें, ये है जैसे, तो ये इधर भी तिरछी इधर भी तिरछी, लेकिन सामने एकदम सीधा, सामने एकदम सीधा। तो सूर्य की किरणें जो होती हैं विषुवत रेखा पर एकदम सीधी, कैसे सीधी, और ऐसे फिर तिरछी होती चली जाएंगी, तिरछी होती चली जाएंगी ना, बताइए यस, तिरछी होती चली जाएंगी। तो देखो जहां पर सीधी किरणें पड़ेंगी, अगर सीधे सीधे किसी को अगर डायरेक्ट कोई आग पे हाथ रखेगा तो उसका हाथ जल जाएगा कि नहीं जलेगा, जल जाएगा। तो डायरेक्ट जब हाथ, डायरेक्ट जब सूर्य की रोशनी अगर इस रेखा पर पड़ेगी तो यहाँ वाला जो क्षेत्र रहेगा वो क्या होगा, ज्यादा गर्म रहेगा, तो ज्यादा गर्म रहेगा तो इसको हम गर्म क्षेत्र बोलेंगे, गर्म क्षेत्र बोलेंगे, गर्म को चूंकि गर्म क्षेत्र बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, गर्म क्षेत्र। लेकिन चूंकि हम हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, हम भूगोल पढ़ रहे हैं, इसलिए गर्म को भूगोल की भाषा में बोलते हैं उष्ण और क्षेत्र को बोलते हैं कटिबंध, क्या बोलते हैं, कटिबंध। तो इस क्षेत्र को बोलेंगे उष्ण कटिबंध, या अंग्रेजी में बोलेंगे इसी को टॉरिड जोन, टॉरिड जोन, क्या बोलेंगे, टॉरिड जोन। अच्छा ये कहानी इतने के लिए ही नहीं रहेगी, 23.5 डिग्री यहाँ भी और 23.5 डिग्री यहाँ भी, यानी कि अगर हम इसको एक लिख देते हैं तो ये वाला रीजन भी एक ही रहेगा। अब देखिए सूर्य महोदय यहाँ तक तो रोशनी ठीक ठाक पहुंचा दे रहे हैं, यहाँ तक के एरिया में, अब यहाँ तक के एरिया में तो ठीक ठाक रोशनी पहुंचा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ से इनकी कहानी थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, यहाँ से किरणें इनकी तिरछी होना शुरू हो गई है। अब आप देखिए जब आप सूर्य के दूर जाते हो, जैसे सूर्य जब सुबह उदय होता है, सूर्य जब उदय होता है तो गर्मी उसमें कम होती है, लेकिन जैसे जैसे सूर्य चढ़ता जाता है हमारे सर के जैसे ऊपर आता है तो खूब गर्मी हो जाती है, फिर जब नीचे जाता है तो फिर गर्मी कम हो जाती है। तो यानी जब किरणें तिरछी पड़ने लगती है तो गर्मी कम होती है, और जब सीधी पड़ती है तो गर्मी ज्यादा होती है। तो यहाँ जब तिरछी पड़ने लगेंगी तो यह क्षेत्र अभी चूंकि नजदीक है, इस गर्म वाले क्षेत्र के नजदीक है, तो यहाँ थोड़ी बहुत गर्मी रहेगी, गर्म रहेगा, और थोड़ी बहुत चूंकि दूर जा रहे हैं सूर्य से थोड़ी बहुत ठंडी भी रहेगी, यहाँ पे तो शीत भी रहेगा, यहाँ पे ठंडा भी रहेगा, तो ठंडा और गर्म मिला के ठंडा और गर्म क्षेत्र बन जाएगा। भूगोल की भाषा में इसको शीत बोलेंगे और इसको उष्ण बोलेंगे, इसको उष्ण बोलेंगे, तो दोनों को मिलाकर जो क्षेत्र बनेगा उसको बोलेंगे शीतोष्ण कटिबंध, क्या बोलेंगे, शीतोष्ण कटिबंध, इसको बोल देंगे शीतोष्ण कटिबंध। अंग्रेजी में बोलेंगे इसी को टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन, ठीक है। अब आते हैं इसके ऊपर, अच्छा अगर इसको हम 2 लिख दें तो यही कहानी यहाँ भी रहेगी, बताइए 23.5 से 66.5 के बीच में यही कहानी यहाँ भी रहेगी, सेम कहानी, शीतोष्ण ये भी रहेगा, क्योंकि यहाँ भी स्लैंटिंग रेज आएंगी, तिरछी किरणें आएंगी, तो ये शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा। अब 66.5 डिग्री से ऊपर जाते हैं, अब आप देखिए कि ये बहुत दूर हो गया है सूर्य के, ये वाला क्षेत्र बहुत दूर हो गया है सूर्य, तो जाहिर सी बात है जब ऊंचाई पर जाते हैं तो देखिए हवा का प्रेशर कम हो जाता है, वायुमंडल में हम जानते हैं कि ऊपर जाने पर हवा का प्रेशर कम हो जाता है, दबाव कम हो जाता है, तो दबाव कम होगा तापमान कम हो जाएगा, तापमान कम हो जाएगा तो बर्फ जमने लगेगी, बर्फ जमने लगेगी तो यहाँ पे जो क्षेत्र रहेगा वो आपका फ्रीज हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, पूरा ठंडा क्षेत्र हो जाएगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं फ्रीजिड जोन, फ्रीजिड जोन, क्या बोलते हैं इसको, फ्रीजिड जोन, फ्रीजिड जोन, फ्रीजिड जोन, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रीजिड जोन, ठीक है ना, फ्रीजिड जोन, ये पूरा आपका फ्रीजिड जोन रहता है, पूरा वर्ष भर इस पे बर्फ जमी रहती है, ठीक है।
ये आर्कटिक सर्कल के ऊपर फ्रिजिड जोन रहेगा। इसको अगर हम 3 कह दें, इसको 3 कह दें तो ये भी 3 होगा, ठीक है। तो 3 भाग इधर 3 भाग उधर, ठीक है। वास्तव में कितने भाग होंगे देखो, एक ये ना, बताइए। उष्णकटिबंध, शीतोष्णकटिबंध और फ्रिजिड जोन, ठीक है, ठीक है, जमा हुआ क्षेत्र। तो यही आपका 3 जोन, मेन 3 जोन रहेंगे, ठीक है। फिर ये पोलर रीजन हो जाएगा। लेकिन आप समझिए, इस जोन को 2 भागों में बांट दिया गया है। बाद में इस जोन को 2 भागों में बांट दिया गया है कि भैया देखो, ये पूरा क्षेत्रवा तो पूरा जमा नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं रहेगा। जो इसके क्षेत्र के नजदीक रहेगा वहां पूरा तो जमा नहीं रहेगा। तो इसको 2 भागों में बांट दिया गया। जो टुंडे पे था, एकदम मुंडी पे था, उसको टुंड्रा कह दिया गया। देखो, जैसे कहते नहीं मुंडी, ये है अगर मुंडी तो इसको बोल दिया गया टुंडा, टुंड्रा। क्या बोला गया? जो टुंडी पे था उसको टुंड्रा बोल दिया गया, और जो नीचे था उसको तैगा बोल दिया गया। ऐसे क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके यूपीएससी में, बड़े एग्जाम में, यूपीएससी में, पीसीएस में, ठीक है, झारखंड पीएससी में पूछा जाएगा, आपका बिहार बीपीएससी में पूछा जाएगा, आपका, ठीक है, पीसीएस एग्जाम जितने होते हैं उसमें पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। पूछ लेगा, अंदर से पूछ लेगा एकदम डीप, कि बताइए सबसे ऊपर जो जोन रहेगा आपका ग्लोब पर, सबसे ऊपर के जोन को क्या बोलते हैं? तो आप बताएंगे फ्रिजिड जोन नहीं बताएंगे, फिर आप बताएंगे टुंड्रा रीजन। फ्रिजिड जोन का ऑप्शन ही नहीं था उसमें। टैगा दे देगा, टुंड्रा दे देगा, ठीक है। उसके बाद आपका दे देगा टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन। अब उसमें आप क्या ढूंढोगे? उसमें आप लगाओगे टुंड्रा रीजन, ठीक है। तो जो सबसे ऊपर रहेगा वो टुंड्रा, उसके बाद टैगा, उसके बाद आपका ये वाला आ जाएगा आपका टेम्परेट जोन, फिर उसके बाद आपका टॉरिड जोन, ठीक है। जोन क्लियर हो गए आपके? जोन क्लियर हो गए? उसके बाद अगली बात करते हैं हम टोपोग्राफी की। टोपोग्राफी क्या है, इसका मोटा मोटा हम आज इंट्रोडक्शन दिखा दे रहे हैं। फिर उसके बाद टोपोग्राफी में क्या क्या चीजें हैं, इनका डिस्क्राइब्ड स्टडी कल करेंगे, ठीक है। आज हम इसके बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि टोपोग्राफी होती क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। टोपोग्राफी, देखो टोपोग्राफी क्या है। टोपोग्राफी ज्योग्राफी में एक ऐसी चीज है, एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसी जगह के फिजिकल फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। फिजिकल फीचर्स के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करेंगे, जानना चाहेंगे, तो उसका अध्ययन हम टोपोग्राफी के अंतर्गत करेंगे, ठीक है। टोपोग्राफी के अंतर्गत जैसे हम जानेंगे कि किसी स्थान पे कौन कौन से माउंटेन्स हैं, ठीक है, उनकी अवस्थिति क्या है, हिल्स कौन कौन सी हैं, उनकी अवस्थिति क्या है, लेक्स कौन कौन सी हैं, उनकी अवस्थिति क्या है, रिवर्स कौन कौन सी हैं, उनकी अवस्थिति क्या है, ठीक है। आपका वहां पे वैलीज कौन कौन सी हैं, ठीक है, उनकी अवस्थिति क्या है। यानी जो उस स्थान के फिजिकल फीचर्स रहेंगे उनके बारे में हम जानकारी लेना चाहेंगे, तो उनको टोपोग्राफी के अंतर्गत हम रखेंगे, ठीक है। टोपोग्राफी से याद आया कि मैप जो है, मैप हमने स्टार्टिंग में पढ़ाया था। मैप जो है, मैप का जब अध्ययन करते हैं तो ज्योग्राफी की जिस ब्रांच पे हम मैप का अध्ययन करते हैं उसको कार्टोग्राफी कहते हैं, ठीक है, उसको कार्टोग्राफी कहते हैं। कार्टोग्राफी इज द स्टडी ऑफ मैप्स, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कार्टोग्राफी इज द स्टडी ऑफ मैप्स, ठीक है ना। तो टोपोग्राफी हो गया। हम कल माउंटेन्स के बारे में बताएंगे, माउंटेन्स एंड हिल्स के बारे में, वैलीज के बारे में, ग्लेशियर्स के बारे में, आइसबर्ग क्या होते हैं, वोल्केनोज क्या होते हैं, ठीक है, प्लेट्यू क्या होते हैं, बुट्टे क्या होते हैं, कैनाल्स क्या होती हैं, चैनल्स क्या होते हैं, गल्फ क्या होता है, बे क्या होती हैं, ठीक है, आइलैंड क्या होता है, आर्किपिलेगो क्या होता है, इन सब के बारे में आपको कल चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। तब तक के लिए जो है आपसे अलविदा चाहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहते हैं, थैंक यू। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए, अपने दोस्तों को बताइए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।